सबसे पहली सर्विस है उसकी IAM। तो जो IAM सर्विस है ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी सर्विस है EC2। EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ये हमें वर्चुअली कंप्यूटर रेंट करने का ऑप्शन देती है। यूज़र डेटा एक स्क्रिप्ट रहती है जो इंस्टेंस को बिल्ड करने के लिए हम लिखते हैं। सिंपल स्टोरेज सर्विस ये हमें प्रोवाइड करती है कि हम कितना भी डेटा कहाँ पे भी कितनी जगह स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप सबका वीकेंड अच्छा गया होगा। आज मैं सेशन ले रहा हूँ AWS पर। किस किस को पता है AWS क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है AWS? क्लाउड प्लेटफॉर्म। या सो AWS बेस्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग पर। तो मेरा सेशन आज उसी पर है AWS पर। तो AWS हमें हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज देता है जिसके थ्रू हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वेब पे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं लगती, हमें केवल उसका रेंट देना है और उसे सेटअप करना है। तो AWS मोर देन 200 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें से मैं आज मेन सर्विसेज बताऊंगा जो मेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है। सो AWS आप कह सकते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज से लेकर छोटे स्टार्टअप सब यूज करते हैं। 92% वेबसाइट जो अभी होस्टेड है वो सब AWS यूज कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स, Airbnb ये सब अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूट करने के लिए या आप कह सकते हैं होस्ट करने के लिए और कंप्यूटेशनल कॉस्ट बचाने के लिए AWS यूज करती है। तो PPT में आप जैसे देख सकते हैं कि 2006 में इसका फाउंडेशन हुआ था और इसीलिए ये सबसे आगे, क्योंकि ये फर्स्ट इन अ गेम है और ये एक मेजर फीचर है इसका कि पे एज यू गो मॉडल यूज करती है। इसमें आप जितना किराए पे आप कंप्यूटर लेंगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। जहां आपका यूसेज बंद हुआ उसका पैसा नहीं लगता है, इसलिए ये बहुत रिलायबल और ट्रस्टेड सोर्स है। इसके अलावा दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स भी है जो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड करती है, जैसे एजोर है और गूगल भी प्रोवाइड करता है। मेनली हम AWS यूज करते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड AWS यूज होता है। आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सर्विस देयर आर फ्यू मेन सर्विसेज विच आर यूज्ड वेरी मच एंड वेरी फ्रीक्वेंटली। हम भी यूज करते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा यूज करती है। सबसे पहली सर्विस है उसकी IAM। तो जो IAM सर्विस है ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। इसमें हम यूजर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उनका ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और उनको डिफाइन कर सकते हैं कि उनका रोल क्या रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। और IAM में हम जैसे कोई एप्लीकेशन बनाया है हमने हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो IAM के थ्रू हम API भी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं कि API का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी उसमें बता सकते हैं कि क्या रहेगा IAM सर्विस में। इसकी दूसरी सबसे बड़ी सर्विस है EC2। EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ये हमें वर्चुअली कंप्यूटर रेंट करने का ऑप्शन देती है। इसमें हम हमारा OS चूज कर सकते हैं, हमारा रैम रोम हम पूरा उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का एक कंप्यूटर हमें बिल्ड करना है वर्चुअली। और इसके डेटा सेंटर्स रहते हैं। अगर हमारा डेटा यूजर बेस अगर इंडिया का है तो हम उसका डेटा सेंटर मुंबई या जो भी उसका क्लोजेस्ट पार्ट में जो डेटा सेंटर रहेगा वहां पे जाके बनाएंगे। जब हम यहाँ पे सेटअप करते हैं एक इंस्टेंस या वर्चुअल मशीन, तो वो फिजिकली जाके उस डेटा सेंटर में स्टोर होता है। जैसे कि US में अगर हमारा यूजर बेस है तो हम US2 या US East 4 करके डेटा सेंटर में जाके वो बना सकते हैं इंस्टेंस। इसके अलावा इलास्टिक EC2 कंप्यूटिंग में हमें इलास्टिक IPs मिलती है जिसके थ्रू हम इंश्योर कर पाते हैं कि रातों रात हमारा IP चेंज ना हो रहा हो किसी भी लोड, मतलब किसी भी प्रॉब्लम से या क्रैशिंग पे। इसलिए हमें इलास्टिक IP यूज करते हैं जो कि एक स्टैटिक रहता है ओवरऑल जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक आपका सर्विस प्रोवाइड हो रही है आपके थ्रू। फिर इसके बाद EC2 में रहते हैं लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसिंग जैसे कि आपको पता होगा कि जब एक सर्वर रहता है तो उसमें हम सेट करके रखते हैं कि जब 1000 यूजर्स आ जाए उस पर, तो वो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि एक नया सर्वर बना देगा और जो 1001 जो यूजर रहेगा वो दूसरे सर्वर पर जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें उसे क्रैश से बचाना है तो हम यूजर डेटा यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को पता है यूजर डेटा क्या होता है? नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। यूजर डेटा एक स्क्रिप्ट रहती है जो इंस्टेंस को बिल्ड करने के लिए हम लिखते हैं। अगर लोड बैलेंसर पे लोड आ गया है और उसका थ्रेशोल्ड रीच हो गया है तो जो यूजर डेटा में जो स्क्रिप्ट लिखी है वो पूरा EC2 फॉलो करेगा और एक नया बनाएगा इंस्टेंस, ताकि जो नया यूजर है वो डायरेक्टली उस पर रिडायरेक्ट हो जाए। अगर यूजर डेटा अगर हमारे पास नहीं है तो वो दूसरा सर्वर जो बनेगा वो अपने आप क्रैश हो जाएगा, उस पर डेटा मतलब उस पर यूजर जा ही नहीं पाएगा। तो
ऐसे ही लोड बैलेंसर दो टाइप का रहता है, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रहता है और एक रहता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। जब हमारा जैसे कह सकते हैं जब हम सीपीयू रेंट कर रहे हैं, जब उसका रैम रोम या उसका जो भी इंटीग्रेशन है, या आप कह सकते हैं कि जो उसका जैसे 50% या 80% रैम रोम उसका यूज हो गया है, तो भी वो एक नया वीएम मतलब एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, ताकि जो पुराना जो डेटा है और उस पर सिंक्रोनाइज फॉर्म में चलता रहे, कोई सर्विस में रुकावट ना आए। उसके अलावा हमारे पास एक तीसरी सर्विस रहती है जिसको कहते हैं S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये हमें प्रोवाइड करती है कि हम कितना भी डेटा कहाँ पे भी कितनी जगह स्टोर कर सकते हैं। हम डायरेक्टली बकेट के थ्रू उसे स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक इमेज को होस्ट करना है पब्लिकली, तो मैं उसे ड्राइव पे डाल दूंगा, पर उसमें ऑथेंटिकेशन रहता है। पर उसको ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर उसको सबके साथ शेयर करना है या उसे होस्ट करके रखना है, हमारी वेबसाइट पे दिखाना है या कहीं पे भी उसे यूज करना है, तो हम S3 में वो इमेज स्टोर कर सकते हैं। इसका S3 में बकेट फ्री रहती है, पर उसमें जितना डेटा स्टोर हो रहा है उसके हिसाब से बिलिंग होती है। अगर आप बकेट में कुछ नहीं रख रहे तो आपका कुछ बिल नहीं लगेगा, पर जैसे ही आपने उसमें डेटा स्टोर करना शुरू किया है उसमें आपका बिल लगता है। इसकी बिलिंग भी पे एज यू गो मॉडल चलती है। फिर इसमें आती है वर्जनिंग। जैसे बकेट में जब हम एक वेबसाइट का हमने कोड पुश किया है, तो अगर अपन चेंजेस करते, CSS फाइल में चेंज है या HTML चेंजेस है, तो वापस जब उसमें पुश करेंगे तो एक प्रीवियस वर्जन उसका बना के रखेगा। तो उसको बकेट वर्जनिंग कहते हैं, जिसके थ्रू हम प्रीवियस वर्जन्स में जा सकते हैं, और जो सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो सबसे टॉप पे रहेगा और जो विजिबल रहेगा क्लाइंट्स को, या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और मतलब जो भी सर्विस ले रहा है वो। फिर ECS एक लास्ट सर्विस रहती है। मतलब ऐसी तो बहुत सारी सर्विसेज रहती है, पर मेरे आज के प्रेजेंटेशन में ECS एक लास्ट सर्विस है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इसमें इसको हम कंटेनराइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि जब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, कि जब हम एक नया बिल्ड बनाते हैं तो डॉकर कंपोज डाउन करते हैं, डॉकर कंपोज वापस एक नया बिल्ड बनाएंगे और अप करेंगे, तो इसमें 5 से 10 मिनट का एक थ्रेशोल्ड मतलब एक टाइम पीरियड रहता है, जितने टाइम वो अपना वेब या ब्राउजर पे साइट नहीं चल रही है। तो उस टाइम पे अगर आपका यूजर बेस यानी कि हर मिनट 10 से 15 या 1500 से 1000 यूजर हर मिनट हिट कर रहे हैं, उनके लिए आ जाएगा 502 का एरर। तो अगर उसको सॉल्व करना है तो हम कंटेनराइजेशन में ब्लू और ग्रीन कंटेनर्स यूज करते हैं। एक ब्लू कंटेनर वही रहता है जो ओवरऑल चलता रहता है, जिसमें यूजर आते हैं, हिट करते हैं और अपना सर्विस लेते हैं। और एक ग्रीन कंटेनर बनता है, जिसमें जो ग्रीन कंटेनर रहता है वो एज ए लाइन उसके साथ पैरेलली चलता है, पूरा बिल्ड बनता है, पूरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है, और विद इन अ फ्रिक्शन मिनट ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में उसको रिप्लेस कर लेता है। मतलब ऐसा रहता है उसमें कि बिल्कुल भी डिले आएगा नहीं लेटेंसी में। अगर यूजर उस टाइम पे भी क्लिक कर रहा है तो उसको मतलब सर्विस ओवरऑल गोइंग रहेगी, बिना कोई डिले या बिना कोई डिफरेंस के। उसे कभी एरर नहीं आएगी, उसे ओवरऑल ऑन द फ्लाई वो अपलोड कर देता है। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज रहती है, जैसे इसमें डेटाबेसेस भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल AI VM और ये सब होते हैं, जैसे AWS बेडरॉक यूज हो रहा है आजकल, जिसमें हम मॉडल्स भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर हमें खुद से मॉडल ट्रेन करना है तो उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट जाएगा, बहुत सारा आजकल पानी लगता है। कोई भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए जब VM हम इंस्टॉल करते हैं या एक फिजिकल सर्वर रखते हैं, तो उसको कूल रखने के लिए पानी लगता है, उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज लगती है, ताकि वो ओवर हीट होके क्रैश ना हो जाए। इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ये यूज करती है अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। सो दैट वाज ऑल माय सेशन टुडे। आई होप यू लाइक इट।